Hello, good morning, dear students. Here we are on our next chapter, that is chapter 5 of class 12, Principles of Inheritance and Variation. That is chapter 5. You have to study this chapter complete because this is not deleted from your syllabus. So, what we are having in this chapter, in your 10th class you have already studied about the Mendel's law, their types of variations, linkage structures. तो इसमें हम जो हमारा यूनिट है ये हमारा जेनेटिक्स से ये स्टार्ट हो गया है। तो इस जेनेटिक जो हमारी यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में, इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन हम लोग जो है वो पहले ही पढ़ चुके हैं, बट इसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, ना मूव टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इनके टर्म्स देख लेते हैं। इसमें हम मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में, उनके लॉज के बारे में, उनके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो गिवन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, वही मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन, अबाउट द म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स द मेन important term of this chapter. You have to focus on this very properly, and mutation is also come in the board examinations. So you have to clear your concept related to this chapter very well. Now move ahead. We are going on the summary. Yes, here we are having the summary of this chapter. What this chapter summary says: genetics is a branch of biology which deals with the principles of inheritance and its practices. जेनेटिक जो है वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि प्रिंसिपल जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के, हेरिडिटी से रिलेटेड, और जो उससे रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं उनको कंटेन करती है। Now, progeny resembling the parents in morphological and physiological features has attracted the attention of many biologists. तो इसमें जो रिजेंबलिंग कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से मिलते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और जो चेंज हो जाता है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, वो सभी चीज़ें हम इस अपने टर्म जो बायोलॉजी का टर्म है जेनेटिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द फिनोमिना सिस्टमेटिकली। जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की रिसर्च करी, डिस्कवर किया था, और उन्होंने अपने एक गार्डन में पी प्लांट पर रिसर्च की थी। आप लोग ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं वेरी प्रॉपरली। तो उन्होंने वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च करी थी सिस्टमेटिक वे में, जेनेटिक्स की जीन्स का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। While studying the pattern of inheritance in pea plant of contrasting characters, जब उन्होंने पी प्लांट को ग्रो अप किया तो उन्होंने उन पी प्लांट में क्यों उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की, क्योंकि बिकॉज दीज पी प्लांट्स आर हैविंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन देयर कंप्लीट ग्राउंड, और 7 तरीके के एक ही सीड से 7 डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स को ग्रो अप करना इट नॉट नॉर्मल थिंग। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, इस चीज़ पर रिसर्च करने की सोची और उन्होंने इस फिनोमिना को सिस्टमेटिकली रीड किया। विच आर टुडे रिफर्ड एज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आज मेंडल्स लॉ में जाने जाते हैं। 3 मेंडल्स के लॉ हैं, गिवन है। द फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ dominance, the second one is law of segregation, the third one is law of independent assortment. You have to discuss in this chapter in the above portion, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। Now he proposed that the factors later named as gene, जीन के प्रॉपर फंक्शंस बताया था। तो हम जेनेटिक्स में जीन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि जीन्स क्या करते हैं। रेगुलेटिंग द कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पेयर्स आर नोन एज एलील्स, और ये जो जीन्स हैं वो एक पेयर में फाउंडेबल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, दैट इज़ द एलील, जो एक पेयर में फाउंडेबल हैं। तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं, ये जीन हैं, इनको हम जीन्स, इनके जीन्स हैं, ये इनके पेयर में पाए जाते हैं तो इनको एलील्स कहते हैं।
तो ही ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न इन द डिफरेंट फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, कि जब इनके बीच क्रॉस होता है तो इनमें फर्स्ट जनरेशन में कुछ और, सेकंड जनरेशन में कुछ और देखने को मिलता है। तो वो हम लोग अबव स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फोकस से, तो हमें पता है कि हम जब क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी टॉल प्लांट की शॉर्ट प्लांट के साथ, तो वी फाउंड इन फर्स्ट जनरेशन द टी फ्रॉम दिस द टॉल प्लांट वी गेट इन द फर्स्ट जनरेशन। तो ये हम टॉल के लिए लेते हैं, डोमिनेंट करेक्टर के लिए ऑलवेज वी कैन यूज़ द सिंबल कैपिटल, एंड फॉर रिसेसिव कैरेक्टर्स वी ऑलवेज यूज़ द रिसेसिव कैरेक्टर्स इन द स्मॉल सिंबल दैट इज स्मॉल टी की। और जब दोनों ही क्रॉस करते हैं आपस में, तब तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, but it shows the characteristic features of capital T because the capital T is the dominant character which pass on in the first generation. I hope you all understand about this term very well, क्योंकि आपने 10th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। Now the next is some characters are dominant over others. कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं जिनको हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो रिसेसिव होते हैं, वो आगे जनरेशन में जाकर इनहिबिट हो जाते हैं, मगर प्रॉपरली इनहिबिट नहीं होते हैं, वो कभी जा कर के रिग्रोथ करते हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करते हैं। नाउ द रिसेसिव कैरेक्टर्स आर ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, हेयर वी आर हैविंग होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यहाँ दो वर्ड्स को यूज़ किया गया है। होमोजाइगस मीन्स टू सेम कैरेक्टर्स। इफ़ वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्मॉल टी टी रिसेसिव, क्योंकि ये स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्मॉल टी टी रिसेसिव, बट ये क्या है, कैसा करेक्टर है, ये आप देख रहे हैं, दैट इज़ होमोजाइगस, बिकॉज दोनों एक जैसे हैं कैरेक्टर्स, होमोजाइगस। इफ़ वी टेक कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज़ हेट्रोजाइगस। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, हेट्रोजाइगस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ द कैरेक्टर्स नेवर ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी कैरेक्टर्स दोनों सिमिलर नहीं होते। अभी आपने देखा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ओके। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ शो कर रही है। कंडीशन में भी एक्सप्रेस अगेन व्हेन इट बिकम्स होमोजाइगस, हैंस द कैरेक्टर्स सिग्रीगेट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन अगर हम पढ़ते हैं इसमें, तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या चीज़ बताई जाती है कि जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर्स हैं वो F2 तक ही जा कर के चेंज हो जाते हैं। नॉट ऑल कैरेक्टर शो ट्रू डोमिनेंस। हर एक के अंदर क्वालिटी नहीं होती है अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने की, जो कैपिटल रहे हमेशा जनरेशन को प्रूफ करते रहें। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मिक्सिंग कैरेक्टर्स होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, वो भी अपने कंडीशंस को शो अप करते हैं। सम कैरेक्टर शोज इन कंप्लीट एंड शो को डोमिनेंस कैरेक्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ हेट्रोजाइगस कंडीशंस भी होती हैं जो अपने आप को प्रोबेबली शो करने की कमिट करती हैं। व्हेन मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स टुगेदर, जब मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश की या एक साथ उन्होंने क्रॉस कराया, देन इट फाउंड द कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। जो हमारा थर्ड लॉ बन करके आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसमें हमने पाए 16 कैरेक्टर्स, और 16 कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन जो हुआ था किस रेशियो में हुआ था, 9:3:3:1। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दो कैरेक्टर्स को रिजेंबलिंग किया था, जो कि जाना जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इन्होंने दो एलील्स को इंक्लूड करके आपस में क्रॉस कराने के बाद देखा कि प्लांट्स के अंदर किस टाइप के कैरेक्टर्स जो हैं वो अपना किस तरीके का लॉ जो है वो शो कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट असॉर्टमेंट इसी की वजह से इसका नाम पड़ा था। नाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स आर थियोरेटिकली रिप्रेजेंटेड इन ए स्क्वायर टेब्यूलर फॉर्म नोन एज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में इस तरीके से स्क्वायर में बना करके इनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम F1 जनरेशन की F2 जनरेशन की बात करें, इफ़ वी आर हैविंग इन पुनेट स्क्वायर कैपिटल टी टॉल प्लांट, हेयर वी आर हैविंग शॉर्ट प्लांट डॉर्फ, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इनकी मल्टीप्लिकेशन से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. हियर वी आर हैविंग द बोथ कैरेक्टर्स कैपिटल, ऑल द कैरेक्टर्स आर टॉल. तो इस तरीके से स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज नोन एज पुनेट स्क्वायर. नाउ द फैक्टर known as gene on chromosomes regulating the characters are called genotype. जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर रह करके अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं, उस टाइप के जो कैरेक्टर्स हों, दैट इज़ नोन एज द जीनोटाइप कैरेक्टर. एंड द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फिनोटाइप. तो जीन्स के अकॉर्डिंग जो उनके कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड जीनोटाइप. और जो मॉर्फोलॉजिकली आप देख करके उसको समझ सकते हैं, दिस टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज फिनोटाइप कैरेक्टर्स. Yes. After knowing the gene located on the chromosomes, a good correlation was drawn between Mendel's law, segregation, assortment of chromosomes during meiosis. तो जब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्स शेप होता है, उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो कवर अप हो करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये मैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो शो कर रही हूँ, दैट इज़ शोइंग द कैरेक्टर ऑफ जीन. और वो एक कैरेक्टर से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब मूव अप करते हैं, तब ये अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर के साथ में जाते हैं. तो मेंडल्स लॉ में ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये चीज़ जो है वो फॉलो नहीं करती है. द मेंडल्स लॉ वॉज स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है वो शो करती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का अपना अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अपने अपने प्रॉपर जीन्स का लोकेशन होता है. तो इस तरीके से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करती है. दीज जीन्स वर कॉल्ड लिंक्ड जीन. तो ये जो अपनी फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, ये जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड जीन कहलाते हैं. और अगर ये जीन्स अपनी फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं, तब क्या होता है, कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं. प्रॉपरली वो जो कैरेक्टर्स फॉर्म करने की कंडीशन होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज हो जाती है, और आपको वहीं पर वेरिएशन देखने को मिलता है. और वहीं पर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. रेड आई से ब्राउन आइज का फॉर्मेशन भी हो सकता है, रेड से ब्लू से वाइट का, ब्लू से जो है ब्राउन आइज का भी फॉर्मेशन हो सकता है. मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स दे कैन शो. न्यू कैरेक्टर्स जो कि आपके पेरेंट्स में हाइड होते हैं. क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्टेड टुगेदर एंड डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली. लिंकेज में मैप देयरफॉर करस्पॉन्डेंट टू अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स. तो ये एक तरीके का मैप फीचर होता है जो कि इसको पास ऑन करना होता है प्रॉपरली. अगर जो जीन्स क्रोमोसोम जो जीन्स को कैरी करके ले जा रहे हैं, अगर प्रॉपर मैनर में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तब आपको कोई भी तरीके के वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं. और अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, वहीं पर आपको न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा. इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट हैविंग कर्ली हेयर्स, तो कैरेक्टर जीन्स में अगर चेंज हो जाता है, तो द न्यू वन जनरेशन बिलोंग्स विद द कर्ली हेयर. तो इस तरीके का नए जनरेशन देखने को मिलते हैं जो आपके पेरेंट्स में नहीं होते हैं. मैनी जीन्स वर लिंक्ड टू सेक्सेस एंड ऑल्सो called as cis-linked genes. The two sexes, male and female, were found to have a set of chromosome. पेयरिंग में होता है, ये तो आपको पता है, XX और XY सेक्स डिटर्मिनेशन के सिंबल्स होते हैं. XX जो है वो किसको शो कर रहा है, फीमेल कैरेक्टर्स को, और XY शोइंग द मेल कैरेक्टर. तो मेल कैरेक्टर जो है, अगर बॉय जो बेबी है उसका फॉर्मेशन अगर नेसेसरी है, तो वो केवल XY कैरेक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इट. Now, as we know, we are having 46 chromosomes. और 46 chromosomes में क्या होता है, जब हमारे 46 chromosomes होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें 23 पेयरिंग कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ 46. 44 जो होते हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. वेदर इट इज़ सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि XX भी हो सकते हैं और XY भी हो सकते हैं. एक कोई भी पेयर इसके साथ इंक्लूड हो जाता है. अगर ये वाला इंक्लूड हो जाता है तो कैसी चाइल्ड होती है, फीमेल. और अगर ये वाला इंक्लूड हो जाता है तो वी आर हैविंग द बॉय, बेबी बॉय. ओके, नाउ 22 pairs of autosomes, and you can see here sex chromosome XX, and male has 22 pairs with autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is XY.
अच्छा, चिकन्स में क्या होता है, जो बर्ड होती है उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स आर ZZ एंड फीमेल्स आर ZW। फीमेल्स जो होती हैं वो इसमें एक तरीके का हेट्रोजाइगस कैरेक्टर शो कर रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। होमोजाइगस में क्या होता है, सेम टाइप कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर। मगर ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल कैरी करती है होमोजाइगस और मेल कैरी करते हैं हेट्रोजाइगस। बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल कैरी कर रही है हेट्रोजाइगस। ये बहुत ही मेजर पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है अपने माइंड में सेटअप करके चलें तो ज़्यादा बेटर है। म्यूटेशन इज़ डिफाइंड। अच्छा, म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, अपनी जगह से म्यूटेट हो जाना, डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो अप करना। तो म्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द जेनेटिकल मटेरियल। अ पॉइंट म्यूटेशन इज़ अ चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन DNA। तो अगर छोटी सी भी जीन का चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स अपनी जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं या हट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चांसेस बहुत रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बीमारी को कॉज कर सकते हैं इन दिस नेक्स्ट जनरेशन। और वो जनरेशन कौन सी हो सकती है, वो कभी भी इनको ठीक नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द सिकल सेल एनीमिया, ये एक डिजीज़ का नाम है। कॉज ड्यू टू द चेंज ऑफ वन बेस ऑफ जीन कोडिंग फॉर बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। यस, ड्यूरिंग द हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन क्या होता है, जीन्स की नेसेसरी जो प्रेजेंस होती है वो नेसेसरी होती है, मगर इनमें कुछ जीन्स की चेंजिंग की वजह से वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाता है, और जो राउंड शेप्ड सेल्स होती हैं ब्लड की, वो क्वेश्चन मार्क शेप में बन जाती हैं। दैट आर नोन एज सिकल सेल एनीमिया। इट इज़ वन टाइप ऑफ कैंसर। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, ये डिवीज़न सेल डिवीज़न में मतलब अपने आप को शो कर सकती हैं, बट जब क्वेश्चन मार्क शेप बन जाता है तो सेल न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और ये सेल डिवीजन नहीं कर पाती है। और सेल डिवीजन ना होने के कारण क्या होता है, जो बेबी होता है वो किसी डिजीज से सफ़र करता है, दैट इज़ नोन एज लीकीमिया। इट इज़ वन टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ब्लड फॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाता। नाउ सम म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पॉलीप्लाइडी और चेंज इन अ सबसेट क्रोमोसोम नंबर एन्यूप्लाइडी। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी में क्या होता है 2n+1, किसी में क्रोमोसोम नंबर में एडिंग हो जाती है, किसी में क्रोमोसोम नंबर में जो है वो डिलीशन हो जाता है। तो ये जो है एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी इस तरीके से शो करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डाउन सिंड्रोम। इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिजीज़। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो 21st पेयर जो होता है क्रोमोसोम का, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, और ट्राइसोमी होने की वजह से जब हमारे ऑटोसोम्स होने चाहिए 22, हियर वी आर हैविंग ट्राइसोमी की वजह से क्या होता है 3 हो जाते हैं, तो ये हो गए हमारे 23 + 2 क्रोमोसोम्स सॉरी, यहाँ पर हमारे 44, हम यहाँ पर 44 को लेकर के चलते हैं। 44 क्रोमोसोम्स होगा और एक की ट्राइसोमी हो गई, तो यहाँ पर कितने होगा 45 हो गए, और +2, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं 47। जैसे यहाँ पर XX होता है तो 21st क्रोमोसोम पेयर में भी XX ही होगा, और इसकी वजह से क्या होता है वो एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, दैट इज़ XXX शोइंग। तो ये हमारा कौन सा डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में एक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, 46 क्रोमोसोम की जगह पर कितने हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक लेस हो जाता है। लेस होने का कारण रहता है जब सेक्स क्रोमोसोम में एक लेस हो जाता है, जैसे XX है प्लस जो सेक्स क्रोमोसोम हमारा नेसेसरी था उसके साथ X और 0 है, मीन्स नॉट डिफाइनिंग एनी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आपके क्लीन फिल्टर डिजीज़ होती है उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जो कैरेक्टर होता है, सॉरी टर्नर सिंड्रोम में एक कैरेक्टर जो होता है वो लेस हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक लेस होने की वजह से इनफर्टिलिटी कैरेक्टर होते हैं, स्टेबिलिटी जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। मेल और फीमेल जो होते हैं इस बीमारी की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो कपल जो है वो पेरेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। नाउ द लास्ट वन इज़ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम नॉट डिफाइनिंग सेक्स और जेंडर कंडीशंस वेरी वेल। इसमें क्या होता है जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ट्रिपल हो जाते हैं, XX+ XXY
तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स शो करते हैं, तो कैरियोटाइप्स रहते हैं ये। इनमें कोई भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता, इसमें मेल कैरेक्टर्स भी रहते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स भी रहते हैं। आप इनको बेटर तरीके से जानते हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं वो इसमें जो आपके ये होते हैं, ये इन तरीके के कैरेक्टर्स इसमें पॉसिबल रहते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 10th अबाउट दीज डिजीज़ वेरी वेल। सो ये जो समरी है वो काफ़ी चीज़ों को इसमें डिफ़ाइन कर दिया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स वेरी वेल, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ लिया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और हम इसकी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कीप अंडरस्टैंडिंग, कीप वॉचिंग, proper attendance is must. You have to take classes proper in well manner, complete your notes. Okay, thank you so much.